हमने अब तक NISM सीरीज़ 5A म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस में समझा कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। हमने स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने टैक्सेशन के बारे में पढ़ा, हमने म्यूचुअल फंड एज ए होल पढ़ा। बट जब ये बात करते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेगी, तो हम जनरली ये क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं। आज का चैप्टर नंबर 12 इसी चीज़ पे बेस्ड है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रिशाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज एंड यू आर वाचिंग NISM सीरीज़ 5A पास फॉर श्योर वीडियोस। हम अब तक 11 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 12, म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। आज हम समझेंगे स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स नीड, प्रेफरेंसेस एंड रिस्क प्रोफाइल, risk level in mutual fund schemes, scheme selection based on investment strategy of mutual funds, fund की performance, fund portfolio, fund age, fund size, portfolio turnover and scheme expenses, and selection of mutual fund schemes offered by different AMCs or within the same scheme category. Selecting options in mutual fund schemes or do and don'ts while selecting mutual fund schemes. So चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को कैसे सिलेक्ट करें। वो इन्वेस्टर जो किसी भी एज ग्रुप का है, किसी भी रिस्क एपेटाइट का है, वो कैसे एक म्यूचुअल फंड स्कीम को पिक कर सकता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए, और किस तरीके से उसको स्कीम के बारे में पता चल सकता है कि किस स्कीम में कितना रिस्क है। चलिए समझते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले आ जाता है स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स नीड, प्रोफाइल एंड रिस्क एपेटाइट। एक इन्वेस्टर के लिए सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्टली चाहता क्या है। क्या वो अपना कैपिटल अप्रिसिएशन चाहता है ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, या वो अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके कुछ अपनी रेगुलर इनकम चाहता है, कैपिटल प्रिजर्व करना चाहता है। किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो इन्वेस्टमेंट्स इस चीज़ पे बेस्ड करती है। जो भी उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी उसके फाइनेंशियल गोल्स हैं, एक इन्वेस्टर उसी को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। सो उसका स्कीम सिलेक्शन, उसका म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन बेस्ड होता है उसके प्रोफाइल पे, उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे और उसकी रिटर्न टेकिंग एबिलिटी पे, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे। सेकंड इज सिलेक्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑन रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। देखिए, रिस्क जो है हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का डिफरेंट होता है। एक जो एज है 25 से 30 साल वाला इन्वेस्टर, उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी या विलिंगनेस टू टेक रिस्क डिफरेंट होगा, और जो एक 35, 40, 45 ईयर्स का एक इन्वेस्टर है उसका डिफरेंट होगा, और एक जो इन्वेस्टर है 60 ईयर्स का, 65 ईयर्स का, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू टेक द रिस्क ऑल्सो सब डिफरेंट होगा। सो तीनों तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए जो उनकी जो स्कीम सिलेक्शन होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, लाइक 25, 30, 35 ईयर्स का जब एक इन्वेस्टर है तो वो हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसकी होती है, और वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आने की संभावनाएं हैं और ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे। जैसे वो मिड एंड स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर ज़्यादा रख सकता है और पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, उनका ओवरऑल एक्सपोजर टू दी इक्विटी एज एन एसेट क्लास कम होता जाता है। जैसे फाइनेंस में एक रूल है 100 माइनस एज शुड बी इन इक्विटीज़। तो अगर एक इन्वेस्टर की एज 30 साल है और अगर हम 100 में से 30 घटा दें विच इज़ 70, तो कहा जाता है कि 70% शुड बी इन इक्विटीज़। एक 50 ईयर्स इन्वेस्टर के लिए 50% शुड बी इन इक्विटीज़ एंड 50 शुड बी इन डेट, और एक 70 ईयर्स के इन्वेस्टर के लिए 30% शुड बी इन इक्विटीज़ एंड 70% शुड बी डेट। बट अगेन ये एक थंब ऑफ रूल है दैट ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर 30 साल का है जिसको रिस्क नहीं लेना है, जिसकी विलिंगनेस नहीं है रिस्क लेने की, हो सकता है वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अपना फिक्स्ड इनकम में बना दे। और एक ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में जो 60 ईयर्स के हैं, 65 के हैं, 70 के हैं, और अभी तक उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो अपना इक्विटी में, हाईली इक्विटी उनका पोर्टफोलियो है, उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी ज़्यादा है। सो इस तरीके से भी इन्वेस्टर होते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि हर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है, एजेस डिफरेंट हैं, और उसी हिसाब से उनकी हमें स्कीम सिलेक्शन करनी पड़ेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स में एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सम डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हैं,
और उसी हिसाब से, और जो एक 60-70 साल का इन्वेस्टर है उसको हम प्योर लार्ज कैप्स भी दे सकते हैं, बट जो उसका 30-40% इक्विटी रहेगा वो प्राइमरली रहेगा लार्ज कैप्स। एसेट एलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने के लिए। देखिए एसेट एलोकेशन होता क्या है, एलोकेटिंग योर टोटल इन्वेस्टमेंट्स इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस। मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए लगाए हैं, तो आप इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करेंगे, डेट में कितना इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट करेंगे। दीज आर ऑल एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट, कमोडिटी, करेंसी, और आपका रियल एस्टेट हो गया। ये एसेट क्लासेस मानी जाती हैं। जब हम अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो कहा जाता है कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपने सुना होगा। तो हम किसी भी एक एसेट क्लास में अपना सारा का सारा पैसा नहीं डाल देते, हम पैसे को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिप्लॉय करते हैं। कुछ परसेंट हम इक्विटी में डालते हैं, कुछ परसेंट का हम गोल्ड भी ले लेते हैं, कुछ परसेंट हमारा फिक्स्ड इनकम में चला जाता है, डेट में चला जाता है, बॉन्ड्स में चला जाता है, कुछ का हम रियल एस्टेट भी आजकल काफ़ी रियल एस्टेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लासेस। तो एसेट एलोकेशन इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर कि आप एसेट एलोकेट कीजिए, अपने डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स में डालिए ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके और ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न आपका अच्छा आ सके। सो इसीलिए एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है और उसी हिसाब से अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकें आप। और एक पॉइंट और बताना चाहूँगा यहाँ पर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो इक्विटीज़ में जा ही सकता है, अपना एसेट एलोकेशन का बहुत बड़ा पार्ट वो इक्विटी में डाल सकता है। लेकिन एक जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन ही 2 साल 3 साल 4 साल का है, तो ऐसे में अपने वो एसेट्स को एलोकेट करता है, फिक्स्ड इनकम में कर सकता है, बॉन्ड्स में कर सकता है, डेट म्यूचुअल फंड्स में कर सकता है। सो ये आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अपने एडवाइज़र से क्लियरली इसको पूछ के इन्वेस्ट करना, आपको पूछ के ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एज ऑफ द इन्वेस्टर भी इम्पोर्टेंट है या बहुत बड़ा रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। एज ही हमें डिटरमाइन करती है आपका रिस्क क्या है, कितना हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, हम रिस्क ले सकते हैं, हम स्मॉल कैप मिड कैप्स में अपना ज़्यादा एक्सपोजर रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है हम टुवर्ड्स द लार्ज कैप शिफ्ट होते जाते हैं और हमारा जो एक्सपोजर इन ओवरऑल इक्विटी एज एन एसेट क्लास में है वो भी कम होता जाता है। इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए। अल्टीमेटली जब हम किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो हमें एक इन्वेस्टमेंट होराइजन, एक इन्वेस्टमेंट टाइम को हम देख के इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इक्विटी एज एन एसेट क्लास हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 10-12 साल 15 साल में देखा गया है कि इक्विटी में काफ़ी अच्छा रिटर्न आया है। डेट में हम शॉर्टर पीरियड 2 साल 3 साल और इवन 1 साल, और इवन मनी मार्केट फंड्स में लेस देन 1 ईयर वाले जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ रिटर्न कमा सकते हैं। जो गोल्ड फंड है वो गोल्ड के हिसाब से चलेगा। सो इस हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कितना टाइम हम किस एसेट क्लास को देंगे। सो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है उस इन्वेस्टमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो की। कोर पोर्टफोलियो हम किसको बोलते हैं और सैटेलाइट पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? कोर पोर्टफोलियो बेसिकली इन्वेस्टर की लॉन्ग टर्म नीड्स और फाइनेंशियल गोल्स को देख के बनाया जाता है। कोर पोर्टफोलियो में हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। कोर पोर्टफोलियो में जो स्ट्रेटजी है वो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पर सारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स एक इन्वेस्टर्स के पूरे कराने के लिए एक कोर पोर्टफोलियो बनाया जाता है। और जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है वो इसके बिल्कुल डिफरेंट, मार्केट की शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से पैसा कमाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सो कहा जाता है कि आप अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर है तो अपना कोर और सैटेलाइट में 80% शुड बी इन दी कोर पोर्टफोलियो एंड 20% शुड बी in the satellite portfolio depending upon the market situations and the age and risk taking ability of the mutual fund investor. But ऐसा नहीं है, that again depends on investor to investor। हो सकता है अर्ली स्टेजेस में एक बंदा है तो वो अपना पोर्टफोलियो कोर से ज़्यादा वो सैटेलाइट में रखे, बट आपको सैटेलाइट पोर्टफोलियो कोर पोर्टफोलियो पूरा पहले समझना पड़ेगा अच्छे से। जैसे कि फिर मैंने आपको बताया कोर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म नीड्स पे बेस्ड है, उसमें आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो है वो शॉर्ट चेंजेस आते हैं मार्केट में, उनका प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोविड आया था, उसके बाद सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भाग गए थे,
जितने भी टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी को वो शॉर्ट वोलेटिलिटी प्ले करनी थी तो कोई भी इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट कर सकता था, डिजिटल फंड्स में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकता था। बट ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोर पोर्टफोलियो अगेन इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग एंड द सैटेलाइट पोर्टफोलियो हम जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी मार्केट का मूवमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क लेवल्स इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कितना रिस्क है। हम अपने म्यूचुअल फंड के चैप्टर में जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स पढ़ रहे थे और रिस्क के चैप्टर में भी हमने काफ़ी हद तक ये पढ़ा था। आज भी हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि कौन सी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो सबसे कम रिस्की है और कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में रिस्क सबसे ज़्यादा है। सो इसमें कुछ टेबल्स सब मैं आपके सामने दिखाऊंगा, आप वो टेबल्स देख सकते हो और खुद ही जज कर सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिस्की है, कौन सा म्यूचुअल फंड कम रिस्की है। चलिए समझते हैं। सो रिस्क लेवल इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अब रिस्क और रिटर्न हायरार्की ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स अगर हम देखें तो लिक्विड फंड्स, फिर लिक्विड फंड्स आर कंसीडर्ड टू बी द सेफेस्ट फंड और सबसे कम रिस्की माने जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं डेट फंड्स, उसके बाद हाइब्रिड फंड्स और उसके बाद इक्विटी फंड्स। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, एज वन मूव्स फ्रॉम लिक्विड फंड्स टू डेट फंड्स टू हाइब्रिड फंड्स टू इक्विटी फंड्स, द पोटेंशियल रिटर्न्स एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट रिस्क इंक्रीजेस। ब्रॉडली one can say that moving from left to right, the risk as well as the potential return would go up. देखिए, there is a saying in finance, higher the risk, higher the return, और lower the risk, lower the return. अगर आप एक बहुत ही ऐसे एसेट क्लास में पैसा लगाएंगे जहाँ पर बिल्कुल रिस्क नहीं है तो आपके रिटर्न्स भी बहुत कम होंगे, और जहाँ पर हाई रिस्क, जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा आपका वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। तो उसी हिसाब से एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अपनी स्कीम्स सिलेक्ट करने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना रिस्क है। अगर वो रिस्क को समझ गया तो उसी हिसाब से अपने रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को समझ सकता है और अपना पैसा लगाने में उसको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। सो ये हमने देखा कि जिस हिसाब से लिक्विड फंड्स होते हैं, उसके बाद डेट फंड्स आ जाते हैं, फिर हाइब्रिड फंड्स आ जाते हैं और फिर लास्ट में इक्विटी फंड्स आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारा जो हाई रिस्क बढ़ता जा रहा है लेकिन इसमें रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है। अब पर्टिकुलरली डेट फंड्स की बात करते हैं कि डेट फंड्स में हायरार्की क्या है। डेट फंड्स में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फंड्स, उनमें सबसे कम रिस्की कौन सा है और डेट फंड्स में भी सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा है, कौन सा ऐसा डेट फंड है जो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है और रिटर्न भी ज़्यादा देगा। सो वो भी इस टेबल के ज़रिए समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो डेट फंड का जो रिटर्न्स है वो अफेक्ट होता है क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क पे। क्रेडिट रिस्क इज़ द लेंडर्स इनएबिलिटी टू पे बैक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, और इंटरेस्ट रेट्स जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर होते हैं तो हम डेट में हमारा रिटर्न कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया था प्रीवियस चैप्टर में भी, देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डेट प्राइजेज एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। और जितना लंबा डेट का ड्यूरेशन होगा उतना हाईली सेंसिटिव होगा आपका पोर्टफोलियो इंटरेस्ट रेट से। तो जितना बड़ा पोर्टफोलियो डेट का होगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा एक छोटी सी मूवमेंट का भी इंटरेस्ट रेट्स में। तो थोड़ा सा ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है आपका डेट का पोर्टफोलियो रिटर्न आपका कम कर देगा। सो ये दो रिस्क डेट में होते हैं। आप समझते हैं उसी हिसाब से कि डेट की जो स्कीम्स हैं सबसे कम रिस्की कौन सी है और सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सी है, और सबसे ज़्यादा रिस्की भी जो है वो फिर रिटर्न भी उसी हिसाब से देगी। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे ओवरनाइट फंड्स, उसके बाद लिक्विड फंड्स, फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही पोर्टफोलियो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स की वोलेटिलिटी को झेलेगा और उसी हिसाब से वो रिटर्न देगा। सो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स के बाद लो ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की कि किन डेट स्कीम्स में क्रेडिट रिस्क सबसे कम है और किन डेट स्कीम्स में क्रेडिट रिस्क सबसे ज़्यादा है। हायरार्की ऑफ क्रेडिट रिस्क इन डेट फंड, सबसे पहले वो गिल्ट फंड आ जाते हैं, उसके बाद फिर बैंकिंग एंड PSU फंड्स, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स और फिर क्रेडिट रिस्क फंड। सबसे कम रिस्क है गिल्ट फंड में जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स होते हैं। उसके बाद बैंकिंग एंड PSU फंड्स आ जाते हैं, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है उसमें, थोड़ा सा रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स आ जाते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में AA+ में पैसा जाता है सारा। उसके बाद क्रेडिट रिस्क आ जाता है, क्रेडिट रिस्क में AA+
डबल ए में पैसा जाता है, इसलिए क्रेडिट रिस्क हल्के से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड से ज़्यादा रिस्की हैं, और लेकिन क्रेडिट रिस्क फंड में थोड़ा रिटर्न भी ज़्यादा आता है। सो इसी हिसाब से अगर हमको हायरार्की करनी हो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क, तो हमें यही टेबल समझनी पड़ेगी। और अगर क्वेश्चन आता है सीधा ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क कौन सा लीस्ट रिस्की है, कौन सा ज़्यादा रिस्की है, तो हमें टेबल देख के समझ के हम वो डिसाइड कर सकते हैं और अपने आंसर दे सकते हैं। और एज एन इन्वेस्टर भी अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करके अपना रिटर्न कमा सकते हो। अब बात करते हैं रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जहां सबसे ज़्यादा मूवमेंट है, जहां सबसे ज़्यादा लोग पैसा लगाना पसंद करते हैं, जहां सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, और जहां सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स SIP करना पसंद करते हैं। चलिए समझते हैं जो रिस्क रिटर्न हायरार्की म्यूचुअल फंड्स की कैसे हैं। सबसे ज़्यादा रिस्की है स्मॉल कैप फंड्स, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप फंड्स हैं। उससे फिर कम रिस्की हैं हमारे मिड कैप फंड्स, उसके बाद मल्टी कैप फंड्स, फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, और फिर लार्ज कैप फंड्स। देखिए जब इक्विटी की हम बात करते हैं तो लार्ज कैप कंसीडर्ड टू बी द लीस्ट रिस्की, सबसे कम रिस्क है लार्ज कैप में, और सबसे ज़्यादा रिस्क है स्मॉल कैप में। ऐसा क्यों है ये हमने प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से कवर किया है, और अगर आपको वो समझना है रिस्क का पूरा चैप्टर तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एज फार एज दिस हायरार्की इज़ कंसर्न, सबसे ज़्यादा रिस्की आपका लार्ज कैप है और सबसे कम रिस्की आपका स्मॉल कैप है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको समझ के वो आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ डाइवर्सिफाइड टू कॉन्सेंट्रेटेड फंड। एक डाइवर्सिफाइड फंड है जो इकोनॉमी के लगभग सारे सेक्टर्स को कवर कर रहा है, और एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। मे बी जो सेक्टर फंड है, थीमेटिक फंड है, एक थीम बेस्ड फंड है, एक सेक्टर पे ही फंड है जैसे बैंकिंग है, उसी में पैसा जा रहा है। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा रिस्की है, कम रिस्की है, आप वो इस टेबल के जरिए वो समझते हैं। देखिए सबसे कम रिस्क की डाइवर्सिफाइड फंड्स है, उसके बाद फिर फोकस्ड फंड में रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड में ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका पैसा, वहाँ पे यूनिवर्स थोड़ा बड़ा है। फोकस्ड फंड में फोकस 30, फोकस 40, फोकस 50 शेयर्स आ जाते हैं, तो फोकस उन्हीं शेयर्स पे है, कॉन्सेंट्रेशन रेशो वहाँ पे उन्हीं शेयर्स में हाई, ऐसे थोड़ा रिस्क वहाँ बढ़ जाता है। और उसके बाद थीमेटिक फंड्स जो एक थीम बेस्ड फंड्स है वो और थोड़ा सा कम हो जाता है। यूनिवर्स फंड्स स्टॉक्स का रिस्क थोड़ा वहाँ बढ़ जाता है। और सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स जो सेक्टर में ही एक पैसा जा रहा है, जैसे बैंक में पैसा जा रहा है, यानी कि बैंक पे तो 10-12 स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी में, उसी में ज़्यादातर पैसा जाता है, तो यहाँ पर रिस्क और बढ़ जाता है। तो अगर हम सबसे कम रिस्क देखें तो डाइवर्सिफाइड फंड में है, उसके बाद फोकस्ड फंड्स में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, फिर थीमेटिक फंड्स में, और फिर सेक्टोरल फंड्स की बारी आती है। अब बात करते हैं रिस्क रिटर्न hierarchy of hybrid funds. According to the SEBI circular of characterization of mutual funds, hybrid schemes में SEBI ने कुछ schemes को डाला है, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं, और ये देखते हैं कि कौन सी कम रिस्की है और कौन सी ज़्यादा रिस्की है। As per the SEBI circular on characterization of the mutual funds, arbitrage, equity saving schemes, conservative hybrid, dynamic asset allocation, multi asset allocation, balanced hybrid fund और aggressive hybrid fund, ये सब एक ही टेबल में शो किए जाएंगे। उसी हिसाब से फिर हम इनके रिस्क को भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले आर्बिट्राज फंड, तो सबसे पहले आर्बिट्राज फंड आ जाते हैं जो बहुत कम रिस्की हैं, उसके बाद इक्विटी सेविंग फंड्स, उसके बाद कंजर्वेटिव हाइब्रिड, फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स, फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, फिर बैलेंस फंड्स, और सबसे लास्ट में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। एग्रेसिव हाइब्रिड में पोर्टफोलियो इक्विटी में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा रिस्की मान एज फार एज दिस टेबल इज कंसर्न। 2015 के बाद सेबी ने क्या किया, एक रिस्कोमीटर बना दिया। कौन सी म्यूचुअल फंड्स में या कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना रिस्क है वो एक रिस्कोमीटर के जरिए हम समझ सकते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको एक रिस्कोमीटर के अंदर रखा जाएगा। दिस इज कंपल्शन, एक सेबी ने ये कंपलसरी कर दिया है म्यूचुअल फंड्स को कि आप कोई भी स्कीम म्यूचुअल फंड की लॉन्च करेंगे, कोई भी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम रहेगी उसको रिस्क लेवल रिस्कोमीटर में डाला जाएगा, उसका रिस्क बताया जाएगा, ताकि इन्वेस्टर सिर्फ उसको देख के ही उसको ये पता चल जाए कि उसमें कितना रिस्क है। वो एग्जैक्टली रिस्कोमीटर है क्या, कैसे दिखता है, कौन कौन से रिस्क उसमें आ जाते हैं, कौन कौन से उसमें पैरामीटर्स हैं रिस्क के, चलिए वो समझते हैं। रिस्कोमीटर देखते हैं होता क्या है। देखिए रिस्कोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। स्कीम हैविंग मॉडरेट रिस्क वुड बी डिपिक्टेड विद द फॉलोइंग रिस्कोमीटर, जिसका मॉडरेट रिस्क होगा इस तरीके से रिस्कोमीटर में वो आ जाएगा, वो स्कीम पे एरो उस पर लगा होगा,
और कौन कौन से जो इस पे आएगा, प्रिंसिपल एट मॉडरेट रिस्क। सो जनरली प्रिंसिपल एट मॉडरेट रिस्क आ जाता है अपने यदि हाइब्रिड स्कीम्स में, और उसी हिसाब से फिर ये ऐसे एरो उसमें बना हुआ आएगा। और जो रिस्कोमीटर में 6 लेवल्स ऑफ रिस्क रहेंगे। सबसे पहले लो रिस्क रहेगा, फिर लो टू मॉडरेट रिस्क आ जाएगा, फिर मॉडरेट रिस्क आ जाएगा, मॉडरेटली हाई रिस्क आ जाएगा, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क। सो डेट में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड से स्टार्ट होके ये स्मॉल कैप्स तक ये जाएगा सारा। सो उसी हिसाब से स्कीम को यहाँ पे डाला जाएगा और ये बताया जाएगा कि आपका प्रिंसिपल कितने रिस्क पे है। वेरी हाई रिस्क पे अगर आपका रिस्कोमीटर शो कर रहा है, इट मीन्स आपका प्रिंसिपल बहुत हाई रिस्क पे है, ऐसा स्मॉल कैप के केस में होता है। और उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके कैपिटल लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर वो लो की तरफ जैसे आता जाएगा तो आपके जो कैपिटल लॉस होने के चांसेस उसमें उतने ही कम होते जाएंगे। आपका प्रिंसिपल उसी हिसाब से कम, आपका जो प्रिंसिपल है वो एट लो रिस्क होता जाएगा। सो एक तरीके से आपको देख के पता चल जाएगा कि ये कितना वोलेटाइल है या कितना रिस्की है, और इसी हिसाब से आप अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न आप समझ पाएंगे और फिर उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम। एक स्कीम को सिलेक्ट करना एक म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को देख के कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हो रही है, किस एसेट क्लास में हो रही है। अगर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम एक डिजिटल इंडिया थीम है उसका, या डिजिटल जो हमारे आईटी स्कीम्स है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, सो अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव उस स्कीम से मैच हो जाता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिटर्न बना सकते हैं। और फॉर एन एग्जांपल एक बैंकिंग थीम है, वहाँ कर सकते हैं। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो थीम है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटीज़ में डाइवर्सिफाइड सारा आपका पैसा रहेगा, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में लगेगा, तो उसी हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी कर सकते हैं। एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स। जब एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को लगता है कि उसको फंड मैनेजर की जो स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क नहीं लेना है तो वो पैसिव फंड्स लेता है। पैसिव फंड्स में सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स को मिमिक किया जाता है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसमें स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता, जो इंडेक्स में हो रहा है, जितना पोर्टफोलियो इंडेक्स में जिस पर्टिकुलर स्टॉक का है उतना ही पोर्टफोलियो वो कंस्ट्रक्ट करता है अपने फंड में, अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में, और फिर उतना ही रिटर्न देता है। तो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जिसको सिर्फ पैसिवली इन्वेस्ट करना है वो पैसिव फंड्स में आ सकता है, और एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जिसको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा है, जिसको लगता है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम में जब से ज़्यादा रिटर्न आएगा, वो एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि एक्टिवली मैनेज जो फंड्स होते हैं उसमें ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है। और एक इन्वेस्टर भी ये बिलीव कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है कि फंड मैनेजर अपनी स्किल्स से, अपनी स्ट्रॉन्ग पिकिंग एबिलिटीज से, अपनी रिसर्च से उनको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा। सो इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स में और पैसिवली मैनेज फंड्स में। दोनों चीज़ें समझने के बाद ये आसान हो जाता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जब आप, जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा, जब आप अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में तो आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप, मिड कैप्स में ज़्यादा हो सकता है और आप ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उसी हिसाब से जब आपको अपना पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए होती है तो आप लार्ज कैप ज़्यादा रख सकते हैं, और कुछ आप मिक्स पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, जैसे लार्ज एंड मिड कैप होते हैं। 70% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, इस तरीके के भी मार्केट में फंड्स हैं। तो ये आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा कि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये होते क्या है, बहुत अच्छे से हमने देखा है चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके बाद आ जाती है ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगेन वेरी वेल डिफाइंड इन चैप्टर नंबर 10 एंड 11 की वैल्यू फंड्स कौन से होते हैं और ग्रोथ फंड्स कौन से होते हैं। हम जल्दी से क्विकली फिर देखते हैं। ग्रोथ फंड में वो कंपनीज आ जाती हैं जो हाईली, जिनके जो फंडामेंटल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका पीई बहुत हाई है, ईपीएस हाई है, और ग्रोथ के चांसेस जहाँ सबसे ज़्यादा हाई हैं अपने पीयर्स से। सो ग्रोथ स्टॉक्स एग्जैक्टली वहीं पे पैसा होना, ग्रोथ स्टॉक्स वही होते हैं, और जो एक इकोनॉमी की ग्रोथ से सबसे उनसे भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो ग्रोथ फंड्स, एक इकोनॉमी जितनी ग्रोथ हो रही है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। उसी हिसाब से आप ग्रोथ फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। उसी हिसाब से आप वैल्यू फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। जनरली वैल्यू फंड्स क्या है, अच्छी कंपनीज हैं, फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, लेकिन किसी कारण मार्केट ने उनकी ट्रू वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सो ये लॉन्ग टर्म बेट होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जनरली जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स रहे हैं,
आप वैल्यू इन्वेस्टर में आपका जो स्टॉक है वो आपका थोड़ा अंडर वैल्यूड भी होता है, आप अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीद सकते हैं और जैसे ही वेट करते हैं मार्केट का ट्रू वैल्यू रिकॉग्नाइज करने का, और जैसे ही मार्केट उस स्टॉक की वैल्यू रिकॉग्नाइज करती है तो फिर वो स्टॉक प्राइस शूट अप कर जाता है और आप बेनिफिट करते हैं। सो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी काम करती है। इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्कीम सिलेक्शन बेस्ड करने का क्राइटेरिया आपका इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स का या जो इंटरनेशनल जो आपके इक्विटी फंड्स हैं उसमें सबसे पहले एक्सपोजर आपको इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट का मिल जाएगा, और आपका एक्सपोजर उसमें रहेगा एक्सचेंज रेट ऑफ द रुपी में भी, कि किस तरीके से रुपये की मूवमेंट भी आपके रिटर्न्स को अफेक्ट करती है। रिस्क में हमने ये पढ़ा है। तो एक इन्वेस्टर इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करता है अपना पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए। अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर रिटर्न्स के ज़्यादा चांसेस है तो वहाँ पे पैसा लगा सकता है। अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कुछ वो डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है इंटरनेशनल इक्विटीज़ में जाके, और जैसा कि हमने देखा ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो का भी पार्ट हो सकता है आपके। सो इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन उसी हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे अगर आप इंटरनेशनल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो स्कीम सिलेक्शन करने से पहले ये चीज़ों का ध्यान आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर्ड बाय एन एएमसी। किस तरीके से जो स्कीम्स ऑफर की गई हैं एएमसी का, उसमें से हम कैसे पिक कर सकते हैं कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम को हमें पिक करना है। सबसे पहला आ जाता है ऑप्शन मैचिंग म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस विद द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला आ जाता है मैचिंग फंड्स पोर्टफोलियो विद द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जो म्यूचुअल फंड दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, पोर्टफोलियो भी उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया है या नहीं। मोस्ट ऑफ द एएमसीज अपने पोर्टफोलियो मंथली बेसिस पे इन्वेस्टर्स को भेजती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजते हैं, और इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर्स पोर्टफोलियो देख के ये जज कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि जो उनके पोर्टफोलियोज हैं वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर रहे हैं या नहीं। तो स्कीम सिलेक्शन अगेन करने का ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग ए म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑन द बेसिस ऑफ फंड्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट एएमसीज। फंड मैनेजर्स, मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो एक फंड मैनेजर को भी देखते हैं कि कौन सा फंड मैनेजर ने कितने अच्छे से किसी भी स्कीम को चलाया है, लॉन्ग टर्म का डेटा क्या है, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स जनरेट किए हैं, मार्केट को बीट किया है और कंसिस्टेंटली बीट किया है। सो फंड मैनेजर को भी जनरली देखा जाता है व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अप द स्कीम्स। फंड्स परफॉर्मेंस अगेन वेरी बिग थिंग। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स सिर्फ फंड्स की परफॉर्मेंस को ही देख के स्कीम सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, but yes, again this again plays a very major role when it comes to selection of a mutual fund schemes। आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सेबी ने परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे भी ये बताया है कि किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस दिखानी है, उसके बेस पे आप फंड सिलेक्ट कर सकते हो। फंड्स पोर्टफोलियो हैज़ टू बी इवेल्युएटेड बिफोर पिकिंग अप एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में पैसा गया है या नहीं है। अगर एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है तो कितना डाइवर्सिफाइड किया गया है, उसमें रिस्क क्या है। सो ये सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर देख सकता है व्हेन इट कम्स टू फंड पोर्टफोलियो। एंड इन केस ऑफ डेट फंड्स, एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, YTM, ये सारी चीज़ें, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें वो देख सकता है कि किस तरीके से उनको ये सब देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है। फंड एज, फंड विद अ लॉन्ग एज, तो जिस फंड की एक लॉन्ग एज है तो उसकी हिस्ट्री को भी हम देख सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये भी एक क्राइटेरिया बन जाता है म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने का। अ न्यू फंड मैनेज्ड बाय अ पोर्टफोलियो मैनेजर विद अ लैकलस्टर परफॉर्मेंस कैन बी श्योरली अवॉइडेड। पोर्टफोलियो टर्नओवर या पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा बाइंग होगी या जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी उस स्कीम का एक्सपेंस रेशो भी उतना बढ़ जाएगा। सो ये कहा जाता है या माना जाता है कि एक स्कीम का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या अगर दो स्कीम्स आप देख रहे हो और एक का स्कीम का हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो है तो दैट स्कीम शुड बी अवॉइडेड, और जिसका कम है दैट शुड बी बॉट। बट अगेन हम डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट पैरामीटर्स पे भी उस स्कीम को जज करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू ओनली पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो तो हम ये बोल सकते हैं कि हायर द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो bad it is. So guys, that was all from the chapter number 12 of NISM series 5A mutual fund distribution exam, and that is the last chapter of mutual funds NISM 5A। तो आज हमारे सारे चैप्टर्स म्यूचुअल फंड्स NISM 5A के पूरे हो गए हैं, और इन वीडियोस को देख के ही
आप अपना म्यूचुअल फंड का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और बाकी हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, पूरी NISM की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और जो मेजर कॉन्सेप्ट्स या कुछ पॉइंट्स जो आज मैंने बताए हैं कि आप दूसरे डिफरेंट चैप्टर्स में जाके देख सकते हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। आज का चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, आप ये वाली वीडियो पूरी देखने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पे, हम उसकी वीडियोस भी डालने वाले हैं। बट अगर आपको NISM सीरीज़ 5A का एग्ज़ाम देना है तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए। और आई कैन अश्योर यू कि सिर्फ आप वीडियोस को देख के ही एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आपको चैप्टर नंबर 12 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following scheme categories would be considered the least risky when in terms of credit risk? सबसे कम रिस्की क्रेडिट रिस्क किस में रहेगा? क्रेडिट रिस्क फंड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, डायनामिक बॉन्ड फंड में या गिल्ड फंड में? सबसे कम रिस्क क्रेडिट रिस्क की परिभाषा मैंने आपको बताई। क्रेडिट रिस्क यानी कि जो बोरोअर्स की इनएबिलिटी टू पे बैक इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स। तो जब बोरोअर किसी भी पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट करता है तो क्रेडिट रिस्क आ जाता है। और इसमें से जब हम देखते हैं तो इसमें से जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, गिल्ड फंड, गिल्ड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पैसा जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा समझा जाता है कि अपनी डेट ऑब्लिगेशंस पे डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, तो इसलिए इसका आंसर डी है, गिल्ड फंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, For an investor to get a quick sense of level of risk involved in a mutual fund scheme, SEBI suggested a simplified framework. Riskometer, risk factors, fact sheet या investors risk profile. इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक इन्वेस्टर को देख के बहुत ही क्विकली पता चल जाएगा कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है? SEBI ने वो कौन सी सजेस्ट किया है? तो वो है, आंसर इज ए, रिस्कोमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, पैसिव फंड्स आर सेफ as the NAV of such funds do not go down even when the respective market falls. True or false? क्वेश्चन बोल रहा है पैसिव फंड सेफ है, उनकी NAV नीचे नहीं गिरती है जब मार्केट गिरती है। देखिए ऐसा नहीं है, पैसिव फंड्स में सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा जाता है और जब इंडेक्स नीचे गिरेगा तो पैसिव फंड्स भी नीचे गिरेंगे और उनकी भी NAV फॉल होगी। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो आंसर इज बी, फॉल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स वुड हैव लो रिस्क ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? सबसे कम रिस्क ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा? मल्टी कैप फंड में, फोकस फंड में, थीमेटिक फंड में या सेक्टर फंड में? देखिए सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेंट्रेशन हमने काफ़ी अच्छे से वीडियो में देखा कि जो मल्टी कैप फंड्स हैं उसमें सबसे कम रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन का, क्योंकि वो डिफरेंट अक्रॉस द कैप्स में वो एक होल यूनिवर्स में पैसा जा रहा है। और फोकस फंड में कुछ फोकस है, 30, 40, 50 स्टॉक्स पे हो सकता है। थीमेटिक फंड्स पे एक थीम पे फोकस होगा और सेक्टर फंड में भी कॉन्सेंट्रेशन रेशो हाई होगा क्योंकि सिर्फ एक सेक्टर में पैसा जा रहा है। सो आंसर इज ए, मल्टी कैप फंड। 4th का आंसर है ए, मल्टी कैप फंड। क्वेश्चन नंबर 5, डैश आर क्लोज एंडेड डेट फंड्स। सो जैसे कि हमने अब तक सीखा है, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स जो FMPs हैं वो क्लोज एंडेड डेट फंड्स में मानी जाती हैं, बाकी फंड्स सब ओपन एंडेड हैं। So answer is A, fixed maturity plans. So that was all from chapter 12. अब हम questions भी पूरे कर चुके हैं। कोई भी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी आपको NISM 5A से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें प्लीज़ बताइएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। we would be very happy to answer all the queries and all the suggestions and all the feedbacks. और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। Thank you so much for your support, guys. Thank you.